ये जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर है बहुत छोटा सा और हर साल इस चैप्टर से करीब 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हर स्टूडेंट सोल्व भी कर सकता है क्योंकि आसान होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि यही कॉन्सेप्ट सारा फिर केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। तो एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, उससे क्या होता है कि आपकी केमिस्ट्री की भी एक टॉपिक तैयार हो गया और एक फिजिक्स का भी एक टॉपिक तैयार हो गया, और दोनों में ही हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या हैं? इस चैप्टर में स्पेशली गैसेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो गैसेज है वो स्पेस में किस तरीके से ट्रैवल करती हैं, उनके पास किस तरह से काइनेटिक एनर्जी आती है, जब वो टकराते हैं तो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कई सारे कंडीशंस को आइडियलाइज कर दिया जाता है ना। हम रियल गैसेज के बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग आइडियल गैसेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। जो एजम्पशंस लिए जाते हैं और इन एजम्पशंस को जो गैस सेटिस्फाई करता है उसको आइडियल गैस कहा जाता है। ठीक, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कौन कौन से एजम्पशंस लिए जाते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग जानेंगे एजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो पहला एजम्पशन ये है कि all the molecules of a gas are identical perfectly elastic and hard spheres। सेकेंड एजम्पशन है वॉल्यूम ऑफ these molecules is negligible as compared to the volume of gas। ठीक, ये दूसरा एजम्पशन हो गया। थर्ड एजम्पशन ये है कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज completely random, मतलब इधर उधर चलते रहते हैं, वो उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, अच्छा, जो फोर्थ एजम्पशन है वो है द टाइम ऑफ कोलिजन between any two molecules is very small। फोर्थ एजम्पशन हो गया, मतलब जब भी टकराते हैं तो ज़्यादातर टाइम जो है वो फ्री चलते रहते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते रहते हैं। जो कोलिजन होता है उसका ड्यूरेशन बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत कम समय तक टकराते हैं और ज़्यादा समय तक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट एजम्पशन है
the collision between molecules and walls of container is perfectly elastic। तो जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक, तो ये हो गया फिफ्थ एजम्पशन। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ एजम्पशन पे। तो सिक्स्थ एजम्पशन है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ठीक, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती है ना। तो ये कह सकते हैं नन ऑफ द फोर्सेस लाइक gravity and molecular force exist between the molecules। So potential energy do not exist means molecules do not have potential energy, they only have काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जितनी भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक, एट्थ एजम्पशन है प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस एट एवरी कॉर्नर ऑफ कंटेनर आर इक्वल, है ना। मतलब कंटेनर के किसी भी पार्ट में जाएंगे तो प्रेशर हर जगह इक्वल होता है, हर जगह डेंसिटी इक्वल होती है। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशंस है। जो गैस इन सारे एजम्पशंस को फॉलो करता है या एजम्पशंस जिन गैसेज पर वैलिड हो जाते हैं वो आइडियल गैसेज कहलाते हैं। ठीक, तो यहीं पर हम लोग एक चीज लिखेंगे कि द gases which fulfill these assumptions are called ideal gases, and we study kinetic theory of gases and thermodynamics for ideal gases।
है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो गैसेज इन सारे एजम्पशंस को फुलफिल करती हैं, मतलब करीब करीब ये सारे एजम्पशंस वैलिड हो जाते हैं उनके केस में, वो गैसेज जो है वो आइडियल गैसेज कहलाती हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और इसमें कह सकते हैं कि रियल गैस start behaving as ideal gas at high temperature and low pressure। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, उस केस में ये सारे एजम्पशंस जो हमने लिए ये अपने आप वैलिड होने लगते हैं, और जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगती है। ठीक है। किसी टेम्परेचर पर गैसियस मॉलिक्यूल्स के मोशन को समझने के लिए मैक्सवेल ने एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाया, है ना। वो जो ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, और उसने एक रिलेशन भी बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज फंक्शन ऑफ स्पीड। इसको हम लोग लिखते हैं dN/dV भी लिखते हैं इसको। अब इस dN/dV का मतलब हम लोग समझेंगे अभी, पहले एक्सप्रेशन इसका लिख लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन था dN/dV इज इक्वल टू 4 पाई इंटू v²। v जो है वो किसी मॉलिक्यूल का स्पीड है ना, और अंडर रूट m डिवाइडेड बाई 2 पाई k इंटू टी, इसका पावर 3 इंटू e पावर माइनस mv² डिवाइडेड बाई 2k इंटू टी, where t is temperature, v is speed of molecule and m is mass of a molecule। ठीक है, तो जैसे इसमें देखेंगे कि x एक्सिस पर वेलोसिटी दिखाया गया है और y एक्सिस पर दिखाया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पर सपोज 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो अगर सपोज यहाँ पर वैल्यू आ जाता है 65, है ना, तो इसका मतलब ये है कि 65 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। ठीक, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर NV को लिखा गया है dN/dV, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि इस dN/dV का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ये जो dN/dV है इसको कहा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड रेंज, है ना। पर यूनिट स्पीड रेंज का मतलब क्या हुआ, है ना। जैसे मैं कहूँ कि 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलने वाले टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 65। ठीक, तो यहाँ पर जो 65 मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सब सारे 100 से ही चल रहे होंगे। हमें क्या करना होगा कि इस केस में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो 99.5 से 100.5 के बीच में किसी दूसरे स्पीड से चल रहे होंगे, है ना। जैसे ये देखेंगे हमने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, एक स्ट्रिप बनाया, इसमें से
ये जो पॉइंट है, अब हमने कहा कि ये 100 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले हैं, तो एक्चुअली में क्या है, ये जो पॉइंट है ये है 99.5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो पॉइंट है ये है 100.5। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 100 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 99.5 से लेकर के 100.5, ये डिफरेंस कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस हो गया है ना। ये देखेंगे, ये जो डिफरेंस है 1 मीटर पर सेकेंड का आया। तो इस 99.5 और 100.5 मीटर पर सेकेंड के बीच में किसी भी स्पीड से चलने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस 65 में इंक्लूड किए हुए हैं, है ना। इसीलिए कहा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट स्पीड रेंज। यूनिट स्पीड रेंज का मतलब इस 65 जो नंबर आया है मॉलिक्यूल्स का, वो सारे एग्जैक्टली 100 से नहीं चल रहे, वो 99.5 और 100.5, मतलब कि 100 के 100 मीटर पर सेकेंड से 0.5 पहले और 0.5 ज़्यादा, है ना। मतलब 99.5 और 100.5 के बीच में किसी भी स्पीड से मॉलिक्यूल्स चल रहे होंगे, उन सबको हमने 65 में काउंट किया हुआ है। इसीलिए इसको कहा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड भी हो गया है। ठीक, लेकिन इन जनरल अगर पूछा जाए, कहा जाए कि 100 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो कहा जाएगा 65, जबकि एक्चुअली में उसमें वो मॉलिक्यूल्स भी हैं जो 99.6 से भी चल रहे होंगे, 100.2 से भी चल रहे होंगे, है ना, सारे हैं उसमें। तो ये अपने समझने वाली बात है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 65। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन दिया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका ग्राफ ऐसा बनाया गया। ठीक, तो इस ग्राफ से हम लोग कई सारी वेलोसिटीज कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये जो पीक है, पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वेलोसिटी निकाला जाए, ये जो पीक है यहाँ पर, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होता है, इसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, क्योंकि इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक, इसको कहा जाता है द स्पीड with which maximum number of molecules travel। ठीक है, वैसा स्पीड जिस स्पीड से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हों, उस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाता है। ठीक, और इसकी जो वैल्यू है इस ग्राफ से निकाला जाता है, तो वो जो वैल्यू आती है वो आती है इतनी। क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना, तो ये इनफैक्ट पूरा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है हमारे IIT JEE के सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं इसको ताकि कुछ नॉलेज हो जाए इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो इस ग्राफ से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √2kT/m, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं √2k है, उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, इंटू t, तो ये हो जाता है √2RT/M। ठीक है, अब यहाँ पर जो T है यह है टेम्परेचर इन केल्विन, स्मॉल m जो है यह है मास ऑफ
ए मॉलिक्यूल, और कैपिटल एम है, यह है मोलर मास ऑफ गैस। आर जो है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एसआई यूनिट में हम लोग 8.314 रखते हैं। ठीक, और जो के है यह है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, जो भी है एसआई यूनिट में इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है ये मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है, इस ग्राफ में से निकाला जाता है ये वैल्यू। ठीक, उसके बाद जो दूसरा क्वांटिटी ड्राइव किया जाता है, ये हमने ड्राइव किया या पता किया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक, जो दूसरा वेलोसिटी होता है उसको कहा जाता है एवरेज स्पीड, है ना। तो जैसा कि एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड वैसे तो निकाला जाता है इस तरह से, सारे पार्टिकल्स का स्पीड जोड़ेंगे, है ना, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, इस तरह से vn जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई n करेंगे, ऐसे निकाला जाता है एवरेज स्पीड। लेकिन ये जो मैक्सवेल का जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है, ये जो इक्वेशन है ये भी कंटिन्यूअस है, तो इससे हम लोग जो है डिराइव करते हैं एवरेज वैल्यू। उसको ऐसे डिराइव करते हैं v dn डिवाइडेड बाई dn, यहाँ से एवरेज वैल्यू निकलता है स्पीड का, है ना। आप देखेंगे कि जो v dn है, v क्या बता रहा है, वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बताता है, और इसको हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आता है वो आता है 8RT/m, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 8kT/m, है ना, जहाँ पर स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है और कैपिटल M मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे इस तरह से, इसको लिखते हैं 8kT/m इज इक्वल टू √8RT/M। ठीक, ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अब कहेंगे कि यहाँ पर dn कहाँ से आएगा, तो dn जो है, जो मैक्सवेल का इक्वेशन हमने देखा था ये वाला, इसमें से देखिए dn का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और ले करके इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और इसीलिए हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो इस तरह से एवरेज स्पीड निकालेंगे। उसके बाद जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेक्टर फॉर्म देखेंगे। इसमें हमें जोड़ना है सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को जोड़ते हैं, है ना, प्लस vn डिवाइडेड बाई n। ठीक, और ये जो है ये हो जाता है 0, क्योंकि
जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूम फिर कर कंटेनर में ही रहते हैं। जितने लेफ्ट में जा रहे होंगे उतने राइट में भी जा रहे होंगे, जितने ऊपर जा रहे होंगे उतने नीचे भी जा रहे होंगे, इसलिए सारी वेलोसिटीज मिल करके कैंसिल हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है 0। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी 0 होता है जबकि एवरेज स्पीड 0 नहीं होता। ठीक, एक और क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं जिसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना, शॉर्ट में इसको कहा जाता है आरएमएस स्पीड। ठीक, तो जैसा कि इसका डेफिनेशन दिखाया गया है, डेफिनेशन में ही उसका जो कैलकुलेशन का वैल्यू है वो छुपा हुआ है। क्या करते हैं, पहले स्पीड का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं, है ना, फिर उसका रूट निकालते हैं। इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो जैसे स्पीड है उसका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ मीन निकाला था, मीन मतलब एवरेज, जैसे यहाँ एवरेज निकाला इंटीग्रेशन से, वैसे ही यहाँ भी निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये भी हो जाएगा dn। तो वी स्क्वायर का ये एवरेज हो गया इंटीग्रेशन से। उसके बाद कहा गया है कि पहले स्पीड का स्क्वायर करेंगे। हमने स्क्वायर किया यहाँ पर, आप देखेंगे हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, उसके बाद मीन निकाला, ये जो है अपना मीन निकल गया, और फिर उसका ऊपर रूट लगाना है, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसका रूट निकालेंगे। ठीक, इसको एक बार फिर से लिखें, इसको ऐसे कहते हैं कि स्क्वायर स्पीड का एवरेज निकालना है ना, और फिर उसका रूट निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाता है अंडर रूट, ये आता है अंडर रूट 3RT बाई m। ठीक, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं हम लोग, ये होता है 3RT बाई m। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जो आरएमएस स्पीड है, आरएमएस स्पीड है वो हो जाएगा अंडर रूट 3KT बाई स्मॉल m भी लिख सकते हैं, या अंडर रूट 3RT बाई कैपिटल M भी लिख सकते हैं, जहाँ पर स्मॉल m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, और कैपिटल M जो है ये कैपिटल M एक मोलर मास है, या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के फॉर्मूले हमने सीखे अभी। कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला था ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा ये एवरेज स्पीड का, तीसरा ये आरएमएस स्पीड का, और एवरेज वेलोसिटी का तो 0 है। और इनके साथ में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसा कि देखेंगे कि जो NV है इसको कहा जाएगा dN बाई dV, जैसा कि यहाँ एक्सप्रेशन में लिखा गया है। तो अगर इस ग्राफ का हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया में क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। जैसे XY ग्राफ हो तो y dx से एरिया निकालते हैं, यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, dN बाई dV, है ना, y एक्सिस पर, इनटू dx के जगह पर हमें, चूंकि यहाँ वेलोसिटी है तो dx के जगह पर हमें dv रखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे dv dv कैंसिल हो गया, तो ये आएगा dN, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा, है ना। तो एरिया ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, हम लोग ये कंक्लूजन लिख सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, वो ये है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ,
velocity distribution graph gives total number of molecules of गैस, है ना। तो ये बताता है कि गैस के सैंपल में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और ये तीन जो फॉर्मूले हमने सीखे अभी, इन तीन फॉर्मूले कौन कौन से सीखे अब देखेंगे कि ये तीन फॉर्मूले में एक हमने सीखा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और दूसरा सीखा एवरेज स्पीड, और तीसरा सीखा आरएमएस स्पीड, ठीक है। इन चारों फॉर्मूलों को हम लोग एक साथ में समराइज करते हैं ना। एक चौथा फॉर्मूला ये भी था, आप देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होता है। तो ये चारों फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। पहला जो होता है उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, इसको सिंबल देते हैं VMP, और इसकी वैल्यू जो हमने अभी सीखी वो आई है √2kT/m या 2RT/M। उसी तरह से एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आया, एवरेज स्पीड, उसको सिंबल देते हैं VAverage, और इसको हम लोग लिखते हैं 8kT डिवाइडेड बाई पाई इंटू स्मॉल m, ये, और इसको लिखा जा सकता है 8RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल M, ठीक। और एक होता है RMS स्पीड, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको लिखा जाता है इस तरह से VRMS। इसकी जो वैल्यू आई वो है √3kT/m, या इसको लिखते हैं √3RT/M, ठीक। और एवरेज जो वेलोसिटी था, वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है इसको, ये आता है 0। तो कुल मिलाकर के ये चार फॉर्मूले हैं, जहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि T जो है इज टेम्परेचर इन केल्विन, स्मॉल m is mass of a molecule and capital M is molar mass or molecular weight of gas. K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, यह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज हमें याद रखने हैं। R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक, ये हो गए। और साथ में हमें एक चीज और याद रखना है कि मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वो भले ही हमारे सिलेबस में नहीं हो, IIT JEE के सिलेबस में नहीं हो, लेकिन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिए जा सकते हैं और हमसे पूछे जा सकते हैं कि इस इक्वेशन से RMS स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालो, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए तरीका अभी हमने सीखा वो तरीका अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे अगर पूछा जाए कि एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का तरीका है इंटीग्रेशन से VDN का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई DN का इंटीग्रेशन, ऐसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, है ना। ये क्या है कि स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई किया हुआ ऊपर, है ना। जैसे क्लास में किसी बच्चे का, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनका एज का एवरेज निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, सबके एज को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी करना है। अगर मान लेते हैं कि n मॉलिक्यूल्स हैं जो कि v स्पीड से चल रहे हैं,
तो v को हमें n बार जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ने के बदले में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, v इंटू n कर दिया और नीचे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो ये तरीका है एवरेज स्पीड निकालने का। और जब आरएमएस स्पीड निकालना हो तो हमें करना चाहिए इसको v स्क्वायर डी एन बाई डी एन और इसका रूट, जैसा कि सिखाया गया था हमें। अभी हमने जो सीखा था कि स्पीड का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने लगाया है कि पहले हमने स्पीड का स्क्वायर किया, है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर हमने स्पीड का स्क्वायर कर दिया, फिर इंटीग्रेशन से एवरेज निकाला, फिर रूट लगाया। तो ये तरीका है आरएमएस स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये हो गया। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है ग्राफ से निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया हो कि किस स्पीड से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, तो अपने आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा। तो ये जो है इस फॉर्मूले को अभी हम लोग यूज करेंगे, कुछ हाइपोथेटिकल इक्वेशंस लेकर के हम लोग ये सारे फॉर्मूले यूज करेंगे और एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करेंगे।